तो दोस्तों यह स्टोरी बाप और बपौती संपत्ति के बारे में है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए। एक वर्ड है डेजर्टेड। इसका मतलब होता है वीरान। वीरान जगह होता है ना, वीरान जगह पे क्या होता है, लोग नहीं रहते हैं या बहुत कम रहते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग होता है उजरा हुआ। कभी कभी कोई घटना होता है तो लोग क्या करते हैं, किसी जगह को छोड़ के चले जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, वह उजरा हुआ जगह हो जाता है। उसके बाद है विसिनिटी। इसका मतलब होता है इलाका। डेजर्ट इसका मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। स्टोरी पढ़िए क्या कह रहा है। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन विथ हिज 3 sons इन अ डेजर्टेड विलेज लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ अ डेजर्ट। तो कह रहा है कि बहुत पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, एक बुजुर्ग आदमी अपने 3 बेटों के साथ एक वीरान गांव में रहता था। और वो वीरान गांव जो अवस्थित था एक रेगिस्तान के इलाका में। आगे क्या कर रहा है, ही हैड 17 कैमल्स। और उस बुजुर्ग आदमी के पास 17 ऊँट था। एंड दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। और ऊँट सब ही उस आदमी का आय का मुख्य स्रोत था। आय क्या करा, he used to rent out camels as a means of shipping in the desert। दोस्तों रेंट आउट का मतलब होगा किराए पर देना। और यूज टू का मतलब होता है, मतलब भूतकाल के किसी आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। व्यतीत के किसी आदत को बताने के लिए यूज टू को आप प्रयोग करते हैं। जिसे कहते हैं आई यूज टू गो देयर, मतलब मैं वहाँ जाया किया करता था, एक आदत था बीते समय का। तो क्या कर रहा है, वह उन ऊँटों को किराए पर दिया करता था एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डेजर्ट। मतलब शिपिंग तो यहाँ पर शिप जहाज वाला बात नहीं है। आप जब ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो तो शिपिंग चार्ज लगता है ना, तो क्या ढुलाई का चार्ज लगता है। तो मीन्स ऑफ मतलब होता है साधन। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि संचार का साधन। तो इस तरीके से वो क्या किया करता था, उन ऊँटों को उस रेगिस्तान में, मरुस्थल में, मतलब सामान ढोने के साधन के रूप में उसको भाड़े पर दिया करता था। लोग उसका ऊँट ले आते थे और अपना सामान वगैरह ढोते होते थे। आगे क्या करा, वन डे एक दिन, ही पास्ट अवे, वह गुजर गया। पास अवे मतलब होता है गुजरना। ही हैड लेफ्ट अ विल लिविंग हिज असेट्स फॉर हिज 3 sons। तो दोस्तों यहाँ पर विल जो है, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। ये जो आप सेल विल वर्ब जो मॉडल वर्ब होता है वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है नाउन है। तो देख ही रहे हैं कि ए का प्रयोग किया गया है, तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर मरता है तो इससे पहले क्या करता है, घोषणा कर देता है कानूनी रूप से कागजात पर कि हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी फलाना व्यक्ति होगा। तो उसे ही विल कहा जाता है, जिसको वसीयत कहा जाता है, वसीयतनामा कहा जाता है कानून की भाषा में। तो वह व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह छोड़ चुका था एक वसीयतनामा, लिविंग हिज असेट्स। असेट्स मतलब संपत्ति होता है, फॉर हिज 3 sons, अपने तीनों बेटे के लिए अपना संपत्ति मतलब नाम करके वो चल बसे थे। आगे क्या कर रहा है, आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ऑब्लिगेशंस वर ओवर। ओवर मतलब होगा खत्म होना। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। ऑब्लिगेशन मतलब होता है जो भी क्रियाक्रम होता है या रिवाज या अनिवार्यता होता है उसी को आप ऑब्लिगेशन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। तो कह रहा है कि जब अंतिम संस्कार और अन्य जो मतलब कि प्रक्रियाएं खत्म हो गया, द 3 sons रीड द विल। तो तीनों बेटों ने क्या किया, उस विल को पढ़ा। मतलब संपत्ति का अधिकार का जो कागज होता है उसे ही विल कहा जाता है। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी ही हैड इनटू 3 equal parts, ही हैड डिवाइडेड द 17 कैमल्स इन अ डिफरेंट वे। तो कहा कि जहाँ उसके फादर ने बांटा हुआ था पूरे संपत्ति को 3 बराबर भागों में, तो वहीं मतलब कि कागज पर लिखा हुआ था बराबर 3 भागों में, लेकिन जो
ही हैड डिवाइडेड द 17 कैमल्स इन अ डिफरेंट वे। और क्या किया था, 3 अलग-अलग मतलब कि तरीके से बाँटा हुआ था 17 ऊँट को। बताइए 17 ऊँट को 3 लोगों में आप कैसे बाँटिए बराबर-बराबर भागों में? ये समझने वाला बात है। इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस का भी मतलब कि आपको झलक मिल रहा है। आगे का जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको पता चलेगा, आगे की कहानी पता चलेगा, आगे के सेंटेंस में नहीं, आगे कहानी पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है? They were not shared equally among the three, as 17 is an odd number and a prime number। तो कह रहा है कि वे ऊँट जो है वे मतलब बाँटे, शेयर मतलब बाँटना होगा, बराबर बराबर रूप से नहीं बाँटे गए थे उन तीनों के बीच, क्योंकि 17 एक ऑड नंबर है और क्या कौन सा है, तो प्राइम नंबर है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ एक से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होता है। तो 3 से कैसे डिवाइड होगा? तो कह रहा है कि 17 ऑड नंबर भी है और साथ ही साथ प्राइम नंबर भी है, तो 3 आदमी के बीच कैसे बटाएगा? कह रहा है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो 17 तो डिवाइड हो नहीं सकता, कारण कि प्राइम नंबर है, वह 1 से या फिर 17 से ही डिवाइड होगा। आइए क्या कर रहा है? द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड दैट, स्टेट मतलब तो बयान देना। ओल्ड मैन ने बयान दिया था कि द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा, विल ओन हाफ ऑफ द 17 कैमल्स, मतलब 17 का आधा का मालिक मतलब कि होगा। उसके बाद कह रहा है ओन मतलब होता मालिक होना। द मिडल वन विल गेट 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स, और 17 का 1/3 जो है बीच वाला को मतलब कि मिलेगा। एंड द यंगेस्ट, सबसे छोटा, वन विल गेट हिज शेयर ऑफ कैमल एज 1/9, और सबसे छोटका वाला जो था, तो छोटका को मतलब कि कितना मिलेगा, विल गेट हिज शेयर ऑफ कैमल्स एज 1/9, मतलब कि 17 का 1/9 मिलेगा। बताओ ऊँट को आप इस तरीके से 1/2 और 1/3 में बांटिएगा तो क्या हाल होगा उसका? दिक्कत वाला बात है। क्या करता, मतलब कि 5-5 तीनों ले लेता और उसके बाद 2 को बेच करके पैसा बांट लेता। आगे क्या कह रहा है? ऑल ऑफ देम वर स्टर्न टू रीड द विल। स्टर्न मतलब होता अवाक होन, अवाक। तो कह रहा है कि वो ये सब क्या थे, तो अवाक थे उस संपत्ति के अधिकार वाला काज को पढ़ करके। एंड क्वेश्चन ईच अदर हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल। और सवाल जवाब किया एक दूसरे से कि कैसे बांटे 17 ऊँट को, जैसा कि मतलब कि उस संपत्ति के अधिकार वाले कागज में मेंशन किया गया था, जिक्र किया गया था। आगे क्या करा? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 कैमल्स एंड गिव हाफ ऑफ द 17 कैमल्स टू द एल्डेस्ट वन। कह रहा है कि संभव नहीं था 17 को बांटना और आधा दे देना सबसे बड़का को। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द कैमल्स फॉर द अदर 2 सन्स। और ये भी संभव नहीं था कि आधा बांट के हटा दिया, अब आधा जो बचा उसमें से फिर किस तरीके से 2 को बचा हुआ है वो सबको दे। आगे क्या कर रहा है? दे स्पेंड सेवरल डेज थिंकिंग ऑफ वेज टू डिवाइड द कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल। तो उन लोगों ने बिताया कई दिन ये सोचते हुए कि कैसे बांटे ऊँटों को, जैसा कि जिक्र किया गया है उस संपत्ति के अधिकार वाले कागज में। विल मतलब संपत्ति के अधिकार वाला कागज। बट नन कुड फाइंड द आंसर, लेकिन कोई भी जवाब जो है नहीं खोज पाया। दे फाइनली टूक द इश्यू टू द वाइज मैन इन देयर विलेज। अंततः वे लोग क्या किए, तो इस इश्यू को ले गए उस गांव के, अपने गांव के बुद्धिमान अक्लमंद आदमी के पास। द वाइज मैन हर्ड द प्रॉब्लम एंड इंस्टेंटली फाउंड अ सोल्यूशन। तो वो जो अक्लमंद आदमी था उसने खबर को सुना, प्रॉब्लम को सुना और तुरंत, इंस्टेंटली मतलब है तुरंत, एक हल मतलब कि ढूंढ लिया, पाल मिल गया उसको। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग ऑल द 17 कैमल्स टू हिम। उस अक्लमंद आदमी ने उन तीनों को कहा कि तुम लोग अपना सारा का ऊँट क्या करो, यहाँ ले आओ मेरे पास, 17 ऊँट ले आओ। आए क्या हुआ, कह रहा है द सन्स ब्रॉट द कैमल्स टू द वाइज मैंस प्लेस। तो बेटे लोग क्या किए, तो ले आए ऊँट सबको उस अक्लमंद आदमी के यहाँ।
आई क्या कर रहा है, द वाइज मैन एडेड अ कैमल ओन्ड बाई हिम एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18। उसके बाद वो आदमी क्या किया, इतना होशियार था कि उसका अपना जो एक ऊँट था उसको भी उसमें मिला दिया, तो 17 में एक मिलाया तो 18 हो गया। अब बताओ 18 में से अब बाँट देगा आधा तो 9 मिल जाएगा बड़का को। तो क्या कर रहा है, नाउ ही आस्क्ड द फर्स्ट सन टू रीड द विल, मतलब बड़का बेटा को बोला कि मतलब कि संपत्ति के अधिकार का कागज पढ़ो। आई क्या करा, एज पर मतलब के अनुसार, एज पर द विल मतलब कि विल के अनुसार, द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ द कैमल्स, जो सबसे बड़का था, बड़का को कितना मिला, तो आधा मिला यानी कि 9 मिला, विच नाउ काउंटेड टू 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 कैमल्स, वही बात हो रहा है। आई क्या करा, द एल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल्स एज हिज शेयर, और उसके बाद जो है सबसे बड़का को 9 मिला। आई क्या कह रहा है, द रिमेनिंग मतलब होता बचा हुआ, कैमल्स वर 9, अब 9 बचा, 9 थे अब, तो कह रहा है द वाइज मैन आस्क्ड द सेकेंड सन टू रीड द विल, अब बिचला को बोला, मझला को बोला कि पढ़ो विल। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज असाइंड 1/3 ऑफ द टोटल कैमल्स, असाइन मतलब होता है सौंपना, उसे 9 का 1/3 क्या किया गया, सौंपा गया, तो 3 इसके पास हो गया होगा। अब क्या कर रहा है, इट कम टू, नहीं 18 का मतलब 1/3 मतलब कि दिया गया, इट केम टू 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 कैमल्स, तो 18 टोटल का मतलब कि 1/3 था, तो क्या हो गया, 6 आ गया। द सेकेंड सन गॉट 6 कैमल्स एज हिज शेयर, उसको मझला को कितना मिला, तो 6 ऊँट मिला अपने हिस्सा के रूप में। आई क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स शेयर्ड बाय द एल्डर सन्स, वो हो गया 9 और प्लस 6 हो गया मझला को, तो कितना हो गया 15 कैमल्स मतलब कि निकल गया। आई क्या कर रहा है, द थर्ड सन रीड आउट हिज शेयर ऑफ कैमल्स, तो तीसरा जो बेटा था छोटका जो था वो मतलब कि अपना बिल पढ़ने के बाद बिल पढ़ा, उसके बाद बिल में क्या था 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, तो वो कितना हुआ 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 2 कैमल्स, तो 2 ऊँट उसको मिल गया। तो बताओ 15 यहाँ पर है और 2 इसको हो गया, तो क्या कह रहा है, 17 ऊँट तो ख़त्म हो गया। अब क्या कह रहा था, यंगेस्ट वन गॉट 2 कैमल्स एज हिज शेयर, और जो सबसे छोटा जो बेटा था उसको 2 मतलब कि ऊँट मिला अपने हिस्सा के रूप में। आई क्या कह रहा है, टोटली देयर वर 9 + 6 + 2 कैमल्स, तो पता चल गया 9 6 15 2 17 ऊँट शेयर्ड बाय द ब्रदर्स, भाइयों के द्वारा जो मतलब बंटवारा में मिला 17, which counted to 17 camels. Now the one camel added by the wise man was taken back. अब जो एगो अपना ऊँट मिलाया था उसको मतलब वापस ले लिया गया बुद्धिमान आदमी द्वारा। द वाइज मैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्मार्टली विथ हिज इंटेलिजेंस, तो जो चतुर आदमी था, जो अक्लमंद आदमी था, उसने स्मार्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इंटेलिजेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड टू सॉल्व एन इशू, कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है, अक्लमंदी जो है और कुछ नहीं बल्कि एक कॉमन ग्राउंड मतलब आधार खोजना होता है किसी से समस्या का। इन शॉर्ट संक्षेप में, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, यानी कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, मतलब हर समस्या का कोई एक समाधान होता है। तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि जब कभी भी आपके सामने समस्या आवे तो उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए, समस्या से घबराइए नहीं तो फिर इस तरीके का हालत हो जाएगा, आपको भी मतलब कि परेशान होना पड़ेगा, सोचिएगा तो हल निकल आएगा।